बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। बच्चों ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाले हैं। अगर आप लगातार इन 30 प्रैक्टिस सेट को बच्चों तैयार कर लेते हैं, दावे के साथ आप फिजिक्स में बच्चों 70 में से कम 60 नंबर तो ज़रूर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। बच्चों पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा धारा का मतलब हो गया बच्चों आई आपको गिवन है और आई की इक्वेशन गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। आगे लिखा हुआ है परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती बच्चों विभव यानी कि पोटेंशियल आपको गिवन है ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में व्यव शक्ति यानी कि पी की वैल्यू आपको बतानी है। व्यव शक्ति यानी कि पावर आपको बच्चों बताना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि P का फार्मूला होता है वेव शक्ति का वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। यहाँ से बच्चों अगर मैं कहूँ कि आपको वी आर एम एस नहीं पता है, V और बच्चों E लगभग दोनों सिमिलर होते हैं। सवाल में यहाँ पे E बनाया गया है तो आप इस V को E भी बना सकते हैं। तो वी आर एम एस का बच्चों फार्मूला होता है वी नॉट अपॉन रूट टू। वी आर एम एस का फार्मूला होता है वी नॉट अपॉन रूट टू, लेकिन वी नॉट की जगह यहाँ पे क्या लिखा है ई नॉट यानी कि ई नॉट बाई रूट टू। आईआरएमएस का बच्चों फार्मूला होता है आईआरएमएस का फार्मूला होता है आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू कॉस फाइव। बच्चों एंगल यहाँ पे एंगल जीरो है और यहाँ पे एंगल कितना है पाई बाई टू, तो हम लोग कहेंगे कि एंगल कितना लेंगे पाई बाई टू। इसके बाद बच्चों यहाँ से देखा जाए तो ई नॉट का गुणा आई नॉट से कराएंगे ई नॉट आई नॉट, रूट टू का गुणा रूट टू से कराएंगे तो टू आएगा और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं होती है जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो पी की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ जाएगी जीरो। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही हो रहा है फोर्थ। दूसरा सवाल बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि जीरो डिग्री जीरो केल्विन जीरो केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। बच्चों आपको बताना है कि सेमी कंडक्टर बच्चों जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि बच्चों जीरो केल्विन ताप पर, जीरो केल्विन टेम्परेचर पर बच्चों शुद्ध अर्धचालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, यानी कि उनकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है जीरो। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जीरो केल्विन ताप पर अर्धचालक में बच्चों उनकी वैल्यू होती है जीरो। और जब इलेक्ट्रॉन ही जीरो है यानी कि बहने वाली धारा का मान भी बच्चों कैसा होगा बिल्कुल जीरो, यानी उसमें कोई धारा नहीं बहेगी। और जिन पदार्थों में बच्चों धारा नहीं बहती है उनको हम लोग कहते हैं कुचालक, या जिनको हम लोग दूसरे फॉर्म में बच्चों कह सकते हैं विद्युत रोधी, यानी जो विद्युत का विरोध करे, जिसमें विद्युत फ्लो नहीं होगी, उन्हीं को बच्चों हम लोग कहते हैं विद्युत रोधी या फिर कुचालक। तो जरूर याद रखें कि शुद्ध अर्धचालक जीरो केल्विन बच्चों टेम्परेचर पर ताप पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर फोर्थ। थर्ड बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा है वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ऊर्जा आपको कितनी गिवन है वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एक इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगी। बच्चों यहाँ से आपको वेवलेंथ का फार्मूला बताना है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का और विभव के टर्म में बताना है। बच्चों इसकी प्रूविंग मैंने करा रखी है, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों प्लेलिस्ट बनी है। फिजिक्स की हर एक प्रूविंग बच्चों आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से प्लेलिस्ट में आप हर वीक वीडियो को देख सकती हैं। और बच्चों ये सफलता बैच जो चल रहा है इसकी वीडियो आपको अगर चाहते हैं कोई भी एडिट नहीं मिल रही तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसका नाम होगा बच्चों सफलता बैच। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक प्रैक्टिस सेट को देख सकती हैं। तो जो इसकी जो रिजल्ट आता है प्रूविंग करने के बाद आप देखिएगा जाके 12.27 बटे अंडर रूट वी इंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सीधा सीधा याद करने वाला प्रश्न है, बाकी आपको इसकी प्रूविंग जरूर आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, एक बहुविकल्पीय विधक हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। अगला बच्चों आपके सामने लिखा है
परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? प्रकीर्णित और परमाणु के अंदर और अल्फा शब्द का यूज किया जा रहा है। तो बच्चों आपने इस क्लास कॉन्सेप्ट को क्लास 12th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ाया जाता है बच्चों ये। और क्या बताया जाता है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों को बच्चों एक पतली सोने की पन्नी के पास बमबारी की या तो उनके पास भेजा। तो उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा कण थे वो कुछ एंगल पर बच्चों विचलित हो रहे थे, उनका मार्ग परिवर्तित हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष में बताया कि परमाणु का समस्त बच्चों जो धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक जगह इकट्ठा होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं कि बीच में पॉजिटिव आवेश है, प्लस का आवेश है। और आप जानते हैं बच्चों अल्फा अल्फा कण पर भी प्लस का आवेश होता है। और दोनों आवेश कैसे हो रहे हैं? सेम। परमाणु के अंदर नाभिक में प्लस आवेश, अल्फा कण पर भी प्लस आवेश। और बच्चों दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं कूलाम का बल। यानी कि बच्चों जो अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे हैं वो दो सेम चार्जेस के कारण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। और उस सेम बल को बच्चों दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कूलामी बल कहते हैं या कूलाम का बल कहते हैं। यानी अल्फा कण बच्चों परमाणु के अंदर प्रकीर्णित होते हैं किस बल के कारण? कूलाम के बल के कारण। ठीक है। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। तो प्रश्न को समझने की जरूरत है और इसको लर्न करने की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपको पूछा गया है कि जो अवरक्त विकिरण का बच्चों होता है उसका डायामीटर, उसका परास बच्चों कितना होता है। तो ये लर्न करने वाली बच्चों वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति है और बच्चों आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज या कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है कि आपको पूछा गया है कि एक कोई लाइट रे है, वो वायु से चलते हुए जल में एंट्री कर रही है। तो कौन सी ऐसी चीज है उस तरंग की कि जो अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी? तो बच्चों याद कर लेंगे इस बात को भी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि जो आवृत्ति है, जब भी प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसकी स्पीड बदल जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, बात समझ रहे हैं? और बच्चों लेकिन आवृत्ति पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे बच्चों चलेंगे। तो पहला शॉर्ट आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, एक अल्फा कण। सबसे पहले कण का बच्चों नाम क्या बताया गया है? अल्फा कण। 15 × 10⁻4 न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स के विद्युत क्षेत्र। बच्चों यहाँ से एक छोटी सी बात समझने की जरूरत है। अल्फा कण कहा गया है और अल्फा कण पर बच्चों, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है वो फिक्स होता है। कितना? 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसको आप निकाल भी सकते हैं। बच्चों अल्फा कण का जो सिंबल है वो हीलियम सिंबल ही होता है, यानी कि 2He4। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n की वैल्यू कितनी है? ठीक है। आप Q बराबर Ne लगाकर E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 और n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम ही निकल के आएगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये बता भी दिया कि अल्फा कण पर बच्चों ये आवेश कैसे आता है। बाकी आप इसको लर्न कर लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अल्फा कण पर बच्चों जो आवेश होता है वो 3.2 इंटू 10⁻19। इसके बाद इस सवाल में कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है 15 × 10⁴ न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स। अगर बच्चों इनवर्स को नीचे भेज दिया जाए तो न्यूटन बाई कूलाम ही लिखा है। फिर क्या कहा गया है? उस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या है? बल का मतलब बच्चों क्या हो गया? फोर्स। यानी आपको बच्चों इस सवाल में किसकी वैल्यू बतानी है? एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ई, एफ और क्यू एक साथ आएंगे। तो आप कहेंगे सर ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ई की वैल्यू सवाल में दी गई है 15 इंटू 10 की पावर 4 और एफ बाई क्यू की वैल्यू बच्चों सवाल में है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से बच्चों आप देख रहे हैं ये चीज़ डिवाइड में है, इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई में आ गई है। और इक्वल टू में क्या लिखा है एफ। 15 का गुणा बच्चों 2 से कराएंगे 30, 30 का लिखा है ये 0, 3 कैरी हासिल। 15 का गुणा बच्चों 3 से कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा 45, 45 में बच्चों 3 हासिल थे तो कितना हो जाएगा 48। और एक अंक बाद बच्चों पॉइंट लगाए तो यहाँ पे पॉइंट 4 पावर प्लस की हैं और 19 पावर बच्चों माइनस की हैं। तो 19 में अगर बच्चों हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो बचेगी माइनस की 15। ठीक है, अगर आप बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को 4 और 8 के बीच लगाना पड़ेगा। जब पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पावर प्लस में बढ़ती है, तो एक अंक मूव करेगा यानी एक पावर प्लस में 15 माइनस तो कितनी हो जाएंगी माइनस की 14 न्यूटन। यानी बच्चों बल की जो वैल्यू आ रही है वो है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 14। बच्चों दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। आपको बच्चों इस सवाल में विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछी गई है। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, इसमें एक फिगर के माध्यम से बच्चों इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये बच्चों जो मैंने लाइनें बनाई हैं ये हैं आवेश किसी चार्ज से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। बच्चों ये वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से भी गुजरती हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है यानी कि वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक सरफेस यानी एक पृष्ठ को रख दिया है बच्चों। जैसे इस पृष्ठ को आपने रखा तो क्या होगा, कोई कुछ वैद्युत बल रेखाएं बच्चों इस पृष्ठ से गुजर रही हैं और उसका अगर एंगल देखा जाए तो बच्चों ये 90 पे गुजर रही हैं। 90 को बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर कह सकते हैं और हिंदी भाषा में बच्चों इसको हम लोग अभिलंबवत कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जितनी भी बल रेखाएं बच्चों इस सरफेस से गुजर रही हैं उन्हीं की संख्याओं को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर मैं इस सवाल में बात करूं इस फिगर में तो आप देख रहे हैं कि 3 ऐसी बच्चों बल रेखाएं जो इस सरफेस को काटते हुए बाहर निकल रही हैं। 1 2 3। बच्चों अगर मैं बात करूं इसका वैद्युत फ्लक्स कितना है तो 3 है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली लाइन और बच्चों सबसे नीचे वाली लाइन इस सरफेस से गुजर नहीं रही है तो वो वैद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं की जाएगी। तो क्या डेफिनेशन है, इस पूरे फिगर को बच्चों आप इस डेफिनेशन से समझती हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित ये जो सरफेस बच्चों है ये विद्युत क्षेत्र में रखा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों फाई का मतलब क्या है केवल फ्लक्स और ई का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, यानी कि फाई ई बच्चों हो गया विद्युत फ्लक्स का सिंबल। अब अगर बात करें बच्चों इसका फार्मूला क्या है, फाई ई का फार्मूला होता है ई डॉट ए। अगर फाई ई के बच्चों मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई कूलाम। बच्चों फाई ई का केवल एक मात्रक नहीं होता, इसके 3 यूनिट्स हैं। ई का अगर हम लोग यूनिट्स लेंगे मात्रक लेंगे न्यूटन बाई कूलाम और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तब इसकी ये वाली यूनिट निकलेगी। लगातार बच्चों हम लोगों ने लगभग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट में वैद्युत फ्लक्स की यूनिट पे चर्चा की हुई है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। बच्चों ओमीय परिपथ के बारे में आपको एक ग्राफ बनाना है और अनओमीय, तो सबसे पहले एक बार मैंने इस प्रश्न पर भी बच्चों चर्चा की है, आप हर प्रैक्टिस सेट को जरूर वॉच करें। मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों गारंटी के साथ कि आप बहुत बेटर नंबर लाएंगे अगर आप 30 के 30 बच्चों प्रैक्टिस सेट वॉच कर लेते हैं
और उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लगातार उसका रिवीजन करते हैं। बच्चों, ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? ऐसे परिपथ या ऐसे प्रतिरोध बच्चों जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय परिपथ कहते हैं। अब बच्चों, ओम का नियम का आप फार्मूला अगर जानते हैं तो V बराबर होता है IR। यहाँ से अगर देखा जाए तो बच्चों ये इक्वेशन कुछ मैथ की आपको इस फॉर्म में नज़र आ रही होगी। तो बच्चों मैथ बैकग्राउंड से हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। और बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ बनता है, अगर m एक पॉजिटिव वैल्यू है तो बच्चों आप जानते हैं उसका सिंबल ऐसे बनता है उसका। लेकिन अगर बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स में m निगेटिव है तो आप जानते हैं उसका सिंबल बच्चों कुछ इसका ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, जहाँ पे ये x है और ये रेखा बच्चों y है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये y है और ये बच्चों किसका काम कर रहा है, I का। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर विभव मान लेते हैं ये है, I ये है, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स का ही फॉर्म है। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका ग्राफ बच्चों बिल्कुल इस तरह बनेगा? ठीक है, यानी बच्चों जो ओमीय परिपथ होते हैं उसका विभव और धारा के बीच का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओमीय परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं और ओम का नियम V बराबर IR सिमिलर होता है मैथ की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स के रूप की। इसलिए बच्चों इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा आता है। बच्चों इसी में पूछा गया था अनओमीय परिपथ का ग्राफ। अन मतलब हो गया नहीं, ओमी मतलब ओम के नियम का। ऐसे परिपथ जो बच्चों ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध या परिपथ कहते हैं। अनओमी प्रतिरोध बच्चों अगर ये ओम का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगा। ये बच्चों एक कर्व के फॉर्म का होगा, एक वक्र के फॉर्म का होगा। ठीक है, वक्री फॉर्म होगा जिसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह निकल के आता है। ये v का है, तो अगर मैं इसका छोटा सा भाग ले लूँ यहाँ पे इस फिगर में, तो v का छोटा सा भाग डेल्टा v होगा। ऊपर वाली लाइन बच्चों आई है तो ये खड़ी हुई लाइन आई है और आई का एक छोटा सा भाग दिखाया गया है यानी कि डेल्टा ऑफ आई। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए। बच्चों दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों एक प्रश्न जरूर आता है और डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के बच्चों में सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी के अभी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप इसकी बच्चों पूरी प्रूविंग देखना चाहते हैं तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आप फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 नाम से बच्चों एक प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पे आप जाके इसकी प्रूविंग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है कि दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m/e²। ठीक है, जहाँ e² क्या है, गतिज ऊर्जा, लैम्डा क्या है बच्चों, डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। अब बच्चों डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे कहूँ कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र संवेग के पदों में लिखिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, बच्चों इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का बच्चों ऐसा सूत्र है जिसमें कि संवेग आ रहा है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र वेग के पदों में लिखिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, बच्चों आप जानते हैं जो p होता है संवेग और संवेग का फार्मूला होता है h अपॉन एम वी। ठीक है, तो संवेग का फार्मूला क्या हो गया एम वी, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा h अपॉन एम वी। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए तो उसका ये आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र विभव के पदों में लिखिए तो इसका बच्चों आंसर होता है 12.27 बाई अंडर रूट वी,
जो कि आज बच्चों हम लोगों ने एक बहुविकल्पी प्रश्न में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, तो आप बच्चों देख रहे हैं कि डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट्स है। इससे एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके चारों फार्मूले याद रखिए, जो भी फार्मूला पूछा गया है आप उसके हिसाब से लिख देंगे। जो बच्चों पहला फार्मूला है वो संवेग के पदों में है। दूसरा जो फार्मूला है डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का वो वेग के पदों में है और द्रव्यमान के टर्म्स में है। और तीसरा फार्मूला वेग तरंग दैर्ध्य का बच्चों इन विभव यानी कि विभव के पदों में है। पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक बहुत अच्छा सा सवाल है। देखिए क्या, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 है। जो फिगर आप देख रहे हैं उसमें एक उत्तल लेंस बना है और कहा गया प्रत्येक पृष्ठ का मतलब बच्चों क्या है, इस फिगर में गौर से देखिए। एक ये सरफेस बना हुआ है, यानी एक त्रिज्या इसकी होगी रेडियस। एक बच्चों ये सरफेस बना है तो एक इसकी रेडियस होगी, तो प्रत्येक की रेडियस कहा गया है। यानी कि R1 की वैल्यू बच्चों देखा जाए तो 20, R1 बच्चों ये है तो इसकी रेडियस इधर की तरफ होगी, इसलिए पॉजिटिव सिंबल लिखा गया है। अगर बच्चों इसकी रेडियस की बात की जाए तो ध्यान से देखें, इसकी रेडियस इधर की तरफ होगी, इसलिए R2 की वैल्यू नेगेटिव सिंबल में लिखी गई है, -20। तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब बच्चों क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन की वैल्यू कितनी दी गई है, अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं एन से और एन की वैल्यू दी गई है 1.5। यदि लेंस को बच्चों ए बी यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदिश काट दिया जाए, तो यहाँ पे ऊपर ए बना हुआ है और नीचे बी बना हुआ है। करें ए और बी के अनुदिश काट दिया जाए। आप ऐसे कैंची लेके बच्चों यहाँ से ए बी के अनुदिश जैसे जैसे इसको काटेंगे तो बच्चों क्या होगा कि ये वाला पल्ला हट जाएगा, या कह सकते हैं ये वाला हट जाएगा। तो जैसे बच्चों हटेगा किसी एक को ले लेना, हम लोग उसको छोड़ दे रहे हैं, इस वाले सरफेस को लेंगे तो बच्चों ये कुछ आपको फिगर इस तरह नजर आएगा। फिर आगे फिर क्या कहा गया है, काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी का मतलब बच्चों आपको क्या बताना है, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेकिन बच्चों लेंस को काटने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस बात को यहाँ पे समझते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये वाला तो बच्चों सरफेस है, यानी इसकी रेडियस तो है और इसकी रेडियस क्या थी R1B। लेकिन इधर वाला सरफेस हट चुका है, यानी उसकी बच्चों जो रेडियस है वो इन्फिनिटी हो गई है। क्यों इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि ये चीज़ बच्चों प्लेन हो गई है, समतल हो गई है। और बच्चों समतल यानी जो प्लेन की रेडियस होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, एन बच्चों वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोकस आपको बताना है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, आपको एक ऐसा फार्मूला सोचना है कि जिसमें R1, R2, N और F तीनों आते हैं। बच्चों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, जिसको आप लेंस मेकर का फार्मूला भी कहते हैं, या पतले लेंस में बच्चों अपवर्तन का सूत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसकी आंसर बच्चों प्रूविंग में क्या आता है, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो ये प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में जाइए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपकी प्रूविंग मिल जाएगी। थंबनेल में आपको बच्चों ये प्रूविंग दिखेगी, वहाँ से आप जाके इसको जरूर वॉच करें। 1/f बच्चों n की वैल्यू 1.5 है, -1 R1 की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है 20, R2 की वैल्यू बच्चों कितनी है इन्फिनिटी। यहाँ से बच्चों अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 1.5 में अगर 1 माइनस जाएगा तो 0.5 बचेगा। 1/इन्फिनिटी बच्चों कितना होता है 0, यानी कि 0.5 बचेगा। और यहाँ से 1/20 बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0.5 बच रहा है और 1/20। बच्चों इस पॉइंट को अगर हटाया जाए तो नीचे एक 0 आएगा। 5 से इस 10 को बच्चों काट दिया जाए तो 1/2 आएगा। ये 20 ऐसे लिखा है, 20 का गुणा बच्चों 2 से करा देंगे 40, यानी कहा जा सकता है कि एफ की वैल्यू कितनी आ गई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी गिवन है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये किस ऑर्बिटल की एनर्जी है, तो हम इसको मान लेते हैं कि nth ऑर्बिटल nv कक्षा की ऊर्जा है।
जो कि कितनी है, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग, इसको बच्चों आप पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ज्ञात करना है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इन nth ऑर्बिटल आपको बताई गई है कि ई एन इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। जो हमारे हिसाब से nth ऑर्बिटल की ऊर्जा ये है, तो ई एन की वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आप रखेंगे तो ये पॉइंट से माइनस जाएगा, बच्चों इसका पॉइंट और इसका पॉइंट कट जाएगा। 34 को बच्चों अगर 136 से काटें तो बच्चों ये 4 टाइम्स कट जाएगा। यहाँ से 4 नीचे लिखा है एन स्क्वायर का बच्चों मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 बच्चों स्क्वायर होता है 2 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। लेकिन बच्चों आपको इसमें एन की वैल्यू नहीं बतानी है, आपको इसमें एन की जगह बच्चों पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे आएगा, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम को हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोणीय संवेग का बच्चों फार्मूला होता है एन एच अपॉन 2 पाई, जिसमें से एन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करके निकाली है 2, एच प्लांक नियतांक प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 2 ऐसे लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये दो और ये दो बच्चों कट जाएगा। 22 को बच्चों अगर 66 यानी 66 से कैंसिल किया जाए तो 3 बार में कैंसिल होगा, और एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो ये पॉइंट, और बच्चों ये 7 लिखा है, पावर -34 ऐसे 7 का गुणा बच्चों 3 से कराएंगे 21, और एक अंक बाद पॉइंट और पावर ये, यानी बच्चों जो कोणीय संवेग है वो 2.1 इंटू 10⁻⁻34 है। चलते बच्चों हम लोग अपने पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पर। ये बच्चों थे 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको इतने ही सवाल सॉल्व कराए जा रहे हैं। पहला बच्चों प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण यानी कि बच्चों आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन बतानी है। देखते हैं क्या है इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। इसके बाद आगे इस प्रश्न में लिखा भी है कि व्यतिकरण की शर्तें भी लिखिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यतिकरण क्या है। बच्चों व्यतिकरण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं। आप देख रहे हैं कि इस फिगर में बच्चों एक ये वेव है, एक ये तरंग है, और एक ये तरंगे हैं। दोनों तरंगों में बच्चों से हल्का सा डिफरेंस है। क्या, कि इसका जो बच्चों आयाम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका आयाम थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसकी जो बच्चों वेवलेंथ है वो कुछ इतनी है, और इसकी जो बच्चों वेवलेंथ है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं सेम ही है। तो क्या डेफिनेशन है बच्चों कि इन दोनों तरंगों के यानी कि वेव को देखने पर ये पता चल रहा है कि इनका आयाम समान है, इनकी आवृत्ति समान है, और इनकी तरंग दैर्ध्य अप्रॉक्सीमेट सेम है, लगभग समान है। जब ये बच्चों तरंगे दो किसी माध्यम में चलती हैं और इनके माध्यम में बच्चों अगर अध्यारोपण का प्रिंसिपल लगा दिया जाए तो क्या होता है, ये दोनों तरंगे मिल जाएंगी। जैसे मिलेंगी तो इसका आयाम और इसका आयाम बच्चों जुड़कर एक बड़ा आयाम बन जाएगा, वो कुछ इस तरह निकल के आएगा। ठीक है, तो जो बच्चों दोनों को मिलाने पर जो नई वेव बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में नजर आएगी। इसके बच्चों आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाले, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जो प्रकाश होगा वो सबसे ज्यादा चमकीला होगा, यानी कि उसकी जो बच्चों तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। और इस पॉइंट पे अगर बच्चों बात की जाए तो इसकी तीव्रता सबसे कम है। बच्चों इसी घटना को कहा गया है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। तो क्या डेफिनेशंस है, इस पूरी डेफिनेशंस को बच्चों इस फिगर से रिलेट करके देखेंगे। जब लगभग समान आयाम, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे किसी माध्यम में संचित होती हैं,
अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम में एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है। इस फिगर को आप अपने दिमाग में समझ पा रहे होंगे कि ऐसे चल रहा है, जिसके कुछ बिंदुओं पर किसके इस वाली तरंग के, जिसके कुछ बिंदुओं पर, कुछ बिंदु मतलब इन पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, जिसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप व्यतिकरण की डेफिनेशन समझ रहे होंगे। इसके बाद बच्चों इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यतिकरण की कुछ शर्तें भी आपको बतानी है। शर्तें का मतलब बच्चों क्या होगा कि एक अच्छा इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। वो कौन कौन सी बच्चों कंडीशन है, ध्यान दें। इन कंडीशंस को बच्चों समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बताना चाहूँगा। और बच्चों ये व्यतिकरण की प्रूविंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप जानते हैं तीन तरह के बच्चों रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले दीप्त फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज का, जिसमें एम वाई एम बराबर एम डी लैम्डा बाई डी, और अदीप्त फ्रिंज का बच्चों डार्क फ्रिंज का फार्मूला आता है वाई एम इज इक्वल टू 2m-1 डी लैम्डा बाई 2d। और बच्चों फ्रिंज चौड़ाई का बच्चों फार्मूला आता है W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूविंग है, थोड़ी सी लॉन्ग है, और अगर आप इस प्रूविंग को भी देखना चाहते हैं, फिर से बता रहा हूँ, फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12th में आप विजिट करें प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये प्रूविंग मिल जाएगी। चैनल में प्लेलिस्ट बच्चों बनी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया था कि ये दो लाइट सोर्स हैं। वैसे तो लाइट सोर्स ये रखा है, एक ये स्लिट है, इस स्लिट में दो रेखा छिद्र हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो जैसे ये प्रकाश इन रेखा छिद्रों से होकर गुजरेगा, तो ये रेखा छिद्र बच्चों एक नए प्रकाश स्रोत का काम करेंगे। इन दोनों के बीच की बच्चों जो दूरी बताई गई है वो d है। तो एक अच्छा व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए बच्चों ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है बच्चों, ये जो रेखा छिद्र आपने बनाए हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक। बारीक को बच्चों अगर हिंदी फॉर्म में और अच्छा कहना चाहें हिंदी के लैंग्वेज में तो संकीर्ण कह सकते हैं। ठीक है, और बच्चों ये दोनों जो लाइट सोर्स हैं वो एक ही लाइट सोर्स से उत्पन्न होने चाहिए। एक ही लाइट सोर्स का मतलब है दोनों तरंग जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं बच्चों वो कला संबद्ध होने चाहिए। मैंने आपको तीन शर्तें बताई। पहली शर्त यहाँ लिखी है कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। दूसरी शर्त, दोनों प्रकाश स्रोत यानी कि स्लिट अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। स्लिट बच्चों ये रेखा छिद्र यानी बहुत पतले होने चाहिए। तीसरा, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। इन दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इनकी शर्तें समझ रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे एक दूसरे लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जो कि बच्चों कुछ इस तरह लिखा हुआ है। एक मिनट, प्रश्न, हाँ ठीक। सवाल में कहा गया है कि बच्चों एक 2 × 10 की पावर, नहीं यहाँ पे है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, कण का नाम बच्चों क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इलेक्ट्रॉन शब्द कहते हुए आपको दो चीजें पता हो जाती हैं, कौन कौन सी। इलेक्ट्रॉन पर बच्चों आवेश फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन का बच्चों मास भी फिक्स होता है 9 × 10⁻31। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों 9.1 करके होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 9 रख लेते हैं। फिर क्या कहा गया है, 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। विभवांतर यानी कि बच्चों वोल्टेज पोटेंशियल गिवन है 500 वोल्ट। फिर क्या कहा गया है, यह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। चाल का मतलब बच्चों क्या हो गया कि इसकी स्पीड बतानी है। बच्चों ये भी और ये भी अलग है, थोड़ा सा इसको स्मॉल बना लेते हैं। यहाँ से बच्चों आपको इसकी स्पीड बतानी है, यानी कि v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, यहाँ से एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत कम बच्चे ऐसा फार्मूला याद करते हैं। इसमें m यानी कि द्रव्यमान, मास, पोटेंशियल, वेलोसिटी, चार्ज सब कुछ आता है। बच्चों फार्मूला होता है ½ mv² इज इक्वल टू ev। बहुत कामगार का फार्मूला है बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों 2 डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, m मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। v² की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, 2ev/m। यहाँ से सभी की वैल्यू रखेंगे
तो देखिए कैसे। बच्चों ये वी स्क्वायर ऐसे लिखा है, 2 ऐसे। इलेक्ट्रॉन का आवेश ई से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू शुरुआत में मैंने बताई 1.6 इंटू 10⁻19। वोल्टेज बच्चों आपको इस सवाल में 500 गिवन है। मास इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻31। यहाँ से बच्चों इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान दें। अगर मैं आपसे बच्चों बात करूँ कि 500 का गुणा बच्चों अगर 2 से करा दिया जाए तो यहाँ से क्या आएगा? 500 का गुणा बच्चों अगर 2 से करा दिया जाए तो 1000 आएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 10 की पावर जो यहाँ से 3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर ये 19 पावर इस 31 से कैंसिल की जाए तो नीचे 12 पावर बचेंगी, ठीक है। यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हटा दें तो नीचे एक जीरो आएगा आएगा ठीक है। और इस जीरो को बच्चों इस जीरो से कैंसिल कर दिया जाए तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, जीरो से बच्चों जीरो तो है 100 बचेगा, ये बच्चों यहाँ से 16 बचेगा और ये 9 इंटू 10⁻12 बचेगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा कि जैसे ये 100 बच्चों इस ये रूट पता है कहाँ से है, ये स्क्वायर उधर गया था तो रूट लग गया। 100 बच्चों जब बाहर निकलेगा तो 10 बनेगा और 16 जब बाहर निकलेगा बच्चों 4 बनेगा और 9 जब बच्चों बाहर निकलेगा तो 3 बनेगा और 12 पावर जब बच्चों बाहर निकलेगी तो पावर ओनली 6 बचेगी। तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं ये पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 4/3 4/3 10 की पावर। तो जो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की 6 हो जाएगी, एक पावर पहले से है तो टोटल 7। इसको बच्चों अगर डिवाइड किया जाए तो 1.33 इंटू 10⁻7 मीटर बाई सेकेंड, ठीक है। यहाँ से बच्चों ये वेलोसिटी आ चुकी है, स्पीड आ गई। इसके बाद बच्चों हम लोग अपने अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण को बच्चों डिनोट किया जाता है ए से, जिसको आप प्रिज्म कोण भी कह सकते हैं। फिर क्या लिखा है, तथा अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू बच्चों एन से डिनोट की जाती है। तो एन की वैल्यू बच्चों कॉट a/2 गिवन है। न्यूनतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन एंगल बच्चों डेल्टा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको बच्चों एक ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा जिसमें ये तीनों की चीज आती हैं। तो एन इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन a/2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। आप इस प्रूविंग को भी जो फिजिक्स प्रूविंग क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। थंबनेल में बच्चों हर एक वीडियो जो भी प्रूविंग्स है उसका आप देखेंगे कि थंबनेल में वो प्रूविंग भी लिखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एन बच्चों कॉट a/2 गिवन है, साइन ऐसे ये बच्चों ऐसे लिखा है और ये चीज़ ऐसे लिखी है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉट का फार्मूला मैथ वाले बच्चे जानते हैं, कॉट का फार्मूला होता है कॉज अपॉन साइन। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉट को लिख दिया कॉज अपॉन साइन और ये वैल्यू ऐसे लिखी है। नीचे यहाँ से बच्चों साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा कॉज a/2 और ये वाली वैल्यू बच्चों ऐसे लिखी है। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि मैथ का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसको आप कॉस थीटा लिख सकते हैं, या फिर अगर कहीं कॉस थीटा लिखा है तो आप उसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर इस चीज़ को आप यहाँ से मैच कराएं, थीटा की जगह a/2 लिखा है, तो अगर मैं इसको कुछ देर के लिए कॉस थीटा पढ़ूँ तो उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे साइन 90 माइनस लेकिन थीटा की जगह क्या है a/2। ये वाली चीज़ बच्चों ऐसे लिखी हुई है। इसके बाद ये साइन और ये साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस a/2, यहाँ पे ये वैल्यू बची है। इसके बाद यहाँ से बच्चों एलसीएम लेंगे तो 2 का इधर मल्टीप्लाई तो 180 a/2। बच्चों ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 180 माइनस a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम। इस a को आप इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस -a -2a हो जाएगा। ये 180 लिखा है, यानी बच्चों जो मिनिमम डेविएशन एंगल है, न्यूनतम विचलन कोण है, वो डेल्टा एम इज इक्वल टू 180 माइनस 2a आ चुका है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने फिर अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रूविंग है और ध्यान से देखें क्या है। एल लंबाई की एक तांबे की छड़, बच्चों तांबे की लंबाई सॉरी
तांबे की एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी बताई गई है, एल। तो एल लंबाई की तांबे की छड़, क्या कहा गया है कि बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में, बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, एक परिता गुणन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर होगा। ठीक है, एक थोड़ी सी बच्चों कठिन से हम कह सकते हैं कि प्रूविंग है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया जो कि इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे क्रॉस से आप देख रहे हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। लेंथ लंबाई कितनी है बच्चों यहाँ पे, एल। अगर ये लंबाई एल है तो ए बी एल होगी। ये बच्चों जो छड़ है तांबे की छड़, ये ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे ऐसे करके घूम रही है। छड़ की लंबाई तो एल है। किस वेलोसिटी से घूम रही है बच्चों, ओमेगा से। ठीक है। और बच्चों एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जैसे आप जानते हैं कि चाल बराबर, आप जानते हैं बच्चों, होता है दूरी बटे समय। सभी बच्चे जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, इसका यूज करेंगे भी हम लोग। चाल बराबर बच्चों होता है दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, लेकिन जब बात की जाए ये एक लीनियर फॉर्म की, अगर बात होती है जैसे रोड पे गाड़ी का चलना, रोड पे ट्रक का चलना, वहाँ पे हम लोग ये अप्लाई करते हैं। लेकिन बच्चों अगर कोई चीज़ सर्कुलर वे में चले, गोल गोल घूमते हुए चले, तो उसकी चाल, चाल को लिखा जाता है वहाँ वी। वैसे तो चाल को हम लोग वी से लिखते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ बच्चों सर्कुलर फॉर्म में गति करती है तो चाल को ओमेगा से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे नॉर्मल वे में हम लोग दूरी को एक्स से, एस से लिख लेते हैं। कब, जब वो चीज़ लीनियर फॉर्म में रोड पे गति कर रही है। लेकिन अगर वो गोल गोल के हिसाब से चल रही है बच्चों, तो दूरी यहाँ पे जो थीटा बनता है उसको कहते हैं, यानी कि डी थीटा यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है। बट इस समय, समय को बच्चों डी टी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे बच्चों डी थीटा बाई डी टी लिखा है वो वास्तव में लिखा है दूरी बटे समय। क्योंकि जब कोई चीज़ राउंड वे में बच्चों चलेगी तो दूरी का काम थीटा कर रहा है, यानी डी थीटा बाई डी टी को बच्चों हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं, इसका यूज होगा भी आगे चल के। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी, तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, फिगर बनाया। आप बच्चों एक फार्मूला जानते हैं, चाप बराबर होता है कोण बटे त्रिज्या। चाप मतलब आर्क। तो बच्चों यहाँ से पी क्यू आर्क की लेंथ अगर मैं पता करूँ, चाप क्या है, पी क्यू। ठीक है, चाप का मतलब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि चाप, जैसे आपने कहा होगा, मैथ में सुना होगा कि चाप मारो, तो आप क्या करते थे, प्रकाश कैसे रखते थे, चाप मार देते थे, मारते थे कि नहीं। तो बच्चों चाप कुछ ऐसे बनता था, यानी कि वो पेरीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा। तो ये चाप है, तो चाप की जगह क्या आ गया, पी क्यू। कोण बच्चों क्या है, डी थीटा। त्रिज्या, त्रिज्या का काम यहाँ से यहाँ तक कौन कर रहा है, लंबाई। यहाँ से बच्चों कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू एल डी थीटा आ जाएगा कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा सा एक त्रिभुज जैसा नजर आ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो बच्चों लंब का काम करेगा एल, आधार का काम ये चीज करेगी पी क्यू। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्षेत्रफल को बच्चों किससे डिनोट किया जाता है, ए से। 1/2 बाई एल है। पी क्यू की वैल्यू बच्चों एल डी थीटा है। यहाँ से बच्चों एल का गुणा एल से कराएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, डी थीटा ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि 1/2 ऐसे लिखा है, एल स्क्वायर थीटा। टी के सापेक्ष औकलन कर लेते हैं, जानते हैं औकलन। ठीक है, डेरिवेटिव्स। बच्चों ए का औकलन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी। 1/2 एल स्क्वायर, डी थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो डी थीटा बाई डी टी को हम लोग ओमेगा लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा बाई मिस्टेक आगे चल के उस चीज़ को लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पाई बराबर होता है बी ए, पाई बराबर बी ए, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला आज ही बताया है, एक परिभाषा पढ़ाई थी चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों फाई बराबर बी, ऐसे लिखा है ए। बी की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फाई बराबर 1/2 एल स्क्वायर आप कैंसिल करिए। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसका दोनों तरफ बच्चों हम लोग टी के सापेक्ष औकलन करेंगे। जब औकलन करेंगे तो फाई का क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में औकलन। यहाँ पे बच्चों ये बी रहेगा, ए का क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। तो बच्चों ये डी फाई बाई डी टी ऐसे आएगा, डी फाई बाई डी टी, ये बच्चों यहाँ पे डी फाई बाई डी टी ऐसे आएगा। इसके बाद बी ऐसे रहेगा और डी ए बाई डी टी की वैल्यू बच्चों हम लोग ये लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी बच्चों ये बी ऐसे लिखा है। डी ए बाई डी टी की वैल्यू बच्चों क्या लिखा है, हाफ, 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 यहाँ से कह सकते हैं बच्चों हाफ।
जैसे बच्चों आपने ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे लिख दी है, और आप बच्चों जानते हैं डी ए बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा। डी ए बाई डी टी को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा। तो क्या आएगा कि डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है। फैराडे के बच्चों प्रथम नियम से चलते हैं। आप जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम होता है E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ से बच्चों फेरों की संख्या हम लोग एक मान लेते हैं। डी फाइव बाई डी टी की वैल्यू ये आ चुकी है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से बच्चों एक बार मैं वापस आपको समझाता हूँ। यहाँ तक अगर आप समझ चुके थे फाइव बराबर बी ए, दोनों तरफ हम लोगों ने टी के सापेक्ष अवकलन किया है। तो जैसे फाइव का करोगे टी के सापेक्ष तो डी फाइव बाई डी टी, बी ऐसे ए का करेंगे डी ए बाई डी टी, इसकी वैल्यू को रख के डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आप जानते हैं ओमेगा, जैसे आप रखेंगे तो ये आएगा। इसके बाद फैराडे का प्रथम नियम लगा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने 5वें प्रश्न पर। देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब बच्चों क्या हो गया, आर यानी कि रेडियस। आगे पढ़ते हैं। वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल। चाल का मतलब बच्चों क्या हो गया, फिर से चाल दी गई है। चाल का मतलब बच्चों यहाँ पे स्पीड यानी कि v से डिनोट करेंगे। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बच्चों यहाँ पे b। तो बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन गति करे तो उसके गति के कारण अगर कभी भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो याद रखेंगे b इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक है। यहाँ से बच्चों हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं 10 की पावर -7। क्यू की वैल्यू बच्चों, क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। वी वेलोसिटी बच्चों कितनी गिवन है 3 इंटू 10 की पावर 6, और आर रेडियस बच्चों कितनी गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -10। और इस चीज़ को बच्चों रिपीट करके 2 बार लिख देंगे। ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि बी ऐसे लिख देंगे। 2 को बच्चों 16 से डिवाइड किया जाए, 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 को बच्चों अगर 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 0.4। ठीक है। और ये 3 लिखा। ठीक है। यहाँ से बच्चों अगर आप देखें तो टोटल 19 पावर, और ये बच्चों 7 पावर, और कितनी हो जाएगी -26। -26 बच्चों अगर प्लस की 6 से जाएगी तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कितनी बचेगी -20। और नीचे बच्चों 10 की पावर -10 10 की पावर -20 हो जाएगी। यहाँ से आप क्या कहेंगे कि 3 का गुणा बच्चों अगर 4 से कराया जाए तो 1.2, और बच्चों ये 20 पावर कट जाएगी तो बी का बच्चों जो आंसर आ जाएगा वो 1.2 वेबर बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने पहले लॉन्ग आंसर पे। पहला लॉन्ग आंसर बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर। 1.5 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब बच्चों क्या होता है एन, जिसकी वैल्यू दी गई है 1.5। कांच के एक गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बच्चों ये कांच का एक गोला है और इसमें सेंटर ये है, केंद्र से बताया जा रहा है ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो केंद्र से बच्चों ये दूरी मैंने कितनी बता दी 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कहा गया है कि यहाँ से कि रेडियस कितनी बताई गई थी बच्चों 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बताई गई 3 सेंटीमीटर। आपसे क्या कहा गया है कि व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब पोजीशन ऑफ बच्चों इमेज, v की वैल्यू बतानी है जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। बच्चों ये बुलबुला जो है कांच के निकट वाले सरफेस से, तो बच्चों ये निकट तो यहाँ पे पड़ेगा यानी इस सरफेस से देखना है। तो बच्चों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको सवाल में ये वस्तु रखी है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसके लिए बच्चों मूल बिंदु ओरिजिन का जो काम करेगा वो ये वाला सरफेस, क्योंकि यहाँ से देखना है तो आप इसको ऐसे मूल बिंदु बना लिया ओरिजिन। और ओरिजिन के बच्चों इस तरफ की डिस्टेंस कैसी होती है माइनस में, क्योंकि मूल बिंदु के बच्चों इस तरफ की डिस्टेंस माइनस में होती है, इधर वाली डिस्टेंस प्लस में होती है, इधर की माइनस में होती है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर ये यू देखा जाए तो इसी सरफेस से लेना है, तो टोटल कितनी है 3, ये कितनी है 1, तो इस जगह से ये पॉइंट की दूरी कितनी होगी 2 तो होगी, क्योंकि 3 में 1 जाएगा 2, तो यू की वैल्यू -2। आर बच्चों रेडियस कितनी है -3। ए एन जी की वैल्यू बच्चों आपको कितनी दी गई है 1.5। ए एन जी क्यों, यहाँ पे ए एयर के रिस्पेक्ट में, किसका है ये एन, कांच का, कांच का मतलब ग्लास में। तो ए एन जी की वैल्यू बच्चों कितनी दी गई है 1.5।
बच्चों अगर पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। और बच्चों इसको कैंसिल किया जाए 5 से तो 5 दूनी 5 तें 15, 5 दूनी 10, 3/2। यहाँ से बच्चों कहा जा सकता है कि एन जी की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए बच्चों तो जी एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, क्योंकि 3/2 का उल्टा 2/3, क्योंकि पहले ए एन जी था अब जी एन ए हो गया। ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी समझते हैं। क्योंकि बच्चों जब प्रकाश किरण चलेगी वो कांच से चलकर तब व्यक्ति की आंख में पहुंचेगी। तो कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, कांच से। पहुंच कहाँ रही है, एयर में, यानी मुझे जी एन ए की जरूरत थी, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे इसको उल्टा किया गया। इसके बाद बच्चों आप जानते हैं बहुत ही अच्छी प्रूविंग का रिजल्ट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे n/v -1/u n -1 इज इक्वल अपॉन में r। अब ये यही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों आपको इस प्रूविंग के हिसाब से u का यूज़ करना था, r, n और v। तो ये सारी चीज़ें बच्चों इसी फार्मूले में आ रही हैं। अगर आप इस प्रूविंग को भी देखना चाहते हैं, वापस बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, थंबनेल में आप देखेंगे ये रिजल्ट लिखा होगा, आप उसको देख सकते हैं। बच्चों जी को हम लोग एन को लिखेंगे शॉर्ट पूरा फुल फॉर्म में जी एन ए, ये ऐसे लिखा है, जी एन को जी एन ए। जी एन ए की वैल्यू बच्चों सवाल में 2/3 दी गई है, ये वी लिखा है। यू की वैल्यू बच्चों सवाल में, यू की वैल्यू बच्चों सवाल में दी गई है -2, यू की वैल्यू -2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यू की वैल्यू -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, जी एन ए 2/3 है -1, आर की वैल्यू बच्चों सवाल में शुरुआत में बताई गई थी रेडियस, रेडियस बताई गई थी 3, लेकिन रेडियस इधर की तरफ होने के कारण माइनस में रखी जाएगी -3। तो यहाँ पे आर की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने -3 रख ली है। इसके बाद ये 2/3 भी ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है बच्चों। यहाँ पे एलसीएम 3 एक कम 3, इसके नीचे आप 1 लिख लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 -3 बटे -3 बच्चों, 3 के नीचे 1 भी लिखा जा सकता है। ये चीज़ ऐसे लिखी हुई, 2 में 3 घटाओगे -1/3, -3 माइनस माइनस कट जाएगा, बीच का गुणा 20 से हो जाता है तो 1/9 हो जाएगा। ये चीज़ बच्चों ऐसे लिखी जाएगी, इसको उधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 - 9/18। ये चीज़ ऐसे लिखी है, इसको दोनों को माइनस करोगे -7/18, 3 को 18 से काटोगे 6 बार में आएगा। ये चीज़ ऐसे लिखी है, उल्टा करेंगे तो v ऊपर 2 नीचे, 6 ऊपर 7 नीचे। इसके बाद बच्चों इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 12/7, 7 का भाग 12 में दोगे तो लगभग 1.71 करके आंसर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप इस सवाल को समझ रहे होंगे, एक बहुत अच्छा सा सवाल था, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने दूसरे लॉन्ग आंसर पे और आज का आखिरी क्वेश्चन बच्चों। तो क्या सवाल लिखा हुआ है, सबसे पहले सवाल बच्चों लिखा है अन्योन प्रेरण से आप क्या अभिप्राय है। अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है, तो सबसे पहले बच्चों अन्योन प्रेरण की आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। क्या है डेफिनेशन बच्चों, इस फिगर को देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 2 कुंडली रखी हैं। इस वाली कुंडली को कहेंगे पहली कुंडली, इसको हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक कुंडली। इस वाली को बच्चों कुंडली को कहेंगे द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में बच्चों ये धारा बह रही है और यहाँ से जो बच्चों एक ये अंदर लगा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, धारा नियंत्रक जिसको कहते हैं। नियंत्रक मतलब धारा को कंट्रोल जहाँ से किया जाएगा, यहाँ से धारा के मान को कम ज़्यादा करेंगे। जैसे बच्चों इस कुंडली में धारा जाएगी, धारा में परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो बच्चों इससे निकलने चुंबक बन जाएगा और चुंबक से निकलने वाली बच्चों ये चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। और जैसे बच्चों ये रेखाएं दूसरी वाली कुंडली से गुजरेंगी और जब भी बल रेखाएं बच्चों किसी कुंडली से टकराती हैं तो वहां पे चुंबकीय फ्लक्स आता है। अब इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जैसे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इस वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी इसमें विभव जनरेट होगा। तो बच्चों इसी घटना को कहा गया अन्योन प्रेरण। इस पूरी कहानी को बच्चों ऊपर लिखा गया है। समाज, जब समाज, समाज का मतलब होता है बच्चों पास में, ये पास में, जब समाज में रखी 2 कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया, तो पास रखी दूसरी कुंडली में, पास रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को बच्चों अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसके बाद फिर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बच्चों एक छोटी सी बात और जानेंगे। अन्योन प्रेरण गुणांक को बच्चों डिनोट किया जाता है एम से और इसका फार्मूला होता है ND5B2। टू क्यों लगा रहे हैं बच्चों, क्योंकि फ्लक्स किस में परिवर्तित हो रहा है, दूसरी कुंडली में। और क्यों परिवर्तित हो रहा है, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन, तो फर्स्ट यानी कि 1, आई का मतलब धारा, डी का मतलब परिवर्तन, पहली कुंडली में परिवर्तन। तो एम क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक। बच्चों इसका मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है, ठीक है। इसके बाद इस आप क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें बच्चों आगे लिखा हुआ था अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा।
अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बच्चों डेफिनेशन देने के लिए यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले की सहायता लेंगे। अगर बच्चों इस फार्मूले में di1 की वैल्यू को 1 एम्पीयर ले लिया जाए, तो यहाँ जैसे 1 रखोगे तो m आ जाएगा एंड d5b2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 1 का मतलब क्या है प्राथमिक, i का मतलब क्या है धारा। जब पहली कुंडली में धारा का मान बच्चों कितना कर दिया जाए 1 एम्पीयर कर दिया जाए, तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी m, 2 का मतलब द्वितीयक, b का मतलब चुंबकीय, फाई का मतलब फ्लक्स, d का मतलब परिवर्तन, बराबर का मतलब बराबर हो जाता है। इस पूरी कहानी को बच्चों जो यहाँ लिखा वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये हिंदी का फॉर्म है। क्या कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने प्रवाहित धारा के मान 1 एम्पीयर हो, तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के बराबर हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। इसके बाद बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे एक प्रूविंग भी पूछी गई है कि दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने दो समतल प्लेन कॉइल बना ली है, कुंडली बना ली है। पहले में हम लोगों ने फेरों की संख्या को माना है n1, दूसरे में फेरों की संख्या n2 है। पहले की रेडियस r1 मान ले रहे हैं, दूसरे की रेडियस को r2 मान ले रहे हैं। और बच्चों पहले में धारा बह रही है I। जब किसी कॉइल में धारा बहती है तो आप जानते हैं उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो लिखेंगे पहली कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों एक वृत्ताकार कुंडली की मैंने प्रूविंग भी कराई है। बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई बटे 2r। वृत्त की कुंडली के कारण बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का ये सूत्र होता है, आपको हल्का सा रटना पड़ेगा यहाँ पे। बच्चों पहली कुंडली की बात है तो सभी जगह 1 1 1 लगा देंगे। जैसे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों दूसरी कुंडली भी इसी के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। रखे होने के कारण इसमें क्या होगा फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो क्या होगा कि पहली कुंडली के कारण द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को बच्चों फाई से, और द्वितीय कुंडली में है तो 2 परिवर्तन हो रहा है डेल्टा। फाई का फार्मूला बी डॉट ए। बी कौन सी चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र पहली कुंडली का, तभी तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। और किस में हो रहा है फ्लक्स परिवर्तन, दूसरी कुंडली के एरिया में इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो A2 बच्चों d5 ऐसे रहेगा। B1 की वैल्यू पुट कर दी गई है, ये ऐसे लिखा है। ये बच्चों क्या है क्षेत्रफल, वृत्त की कुंडली वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और द्वितीय कुंडली में इसलिए R2। सब कुछ ऐसे लिखा है। बच्चों दोनों तरफ हम लोगों ने n2 से गुणा करा दिया। हो सकता है इस कुंडली में बच्चों बहुत सारे फेरे भी हों, तो एक फेरे में इतना चुंबकीय फ्लक्स है तो कई फेरों में कितना होगा, तो n2 में हम लोगों ने मान लिया फेरे हैं। यहाँ से बच्चों आई को नीचे भेजेंगे तो N2d∅2/I, ये पूरा ऐसे बचेगा। बच्चों आप जानते हैं यही मैंने अभी अभी आपको बताया है कि यही फार्मूला होता है किसका, m का। तो बच्चों इसकी जगह हम लोगों ने क्या रख दिया m, और ये वाली चीज़ बच्चों पूरी की पूरी ऐसे लिखी है। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों ने इसको सही ढंग से लिखा म्यू नॉट पहले, बाई ये n1 n2 r स्क्वायर बाई 2r। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्रैक्टिस सेट का एंजॉय कर रहे होंगे, और ये वाकई में आपको लग रहा होगा कि सर वाकई अगर मैं पूरे प्रैक्टिस सेट देख लेता हूँ तो मुझे कहीं भी फिजिक्स के बच्चों भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आपकी फिजिक्स की पूरी बच्चों तैयारी इस 30 प्रैक्टिस सेट से आने वाले बोर्ड में जो आप पेपर देंगे बच्चों फिजिक्स का, वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होकर दिखाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, पूरे प्रैक्टिस सेट लिख रहा है, समझा रहा है, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, और हो सके तो बच्चों इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।